नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। मूड मीटर की पहली स्टोरी में हम आपको बताएंगे यूपी में योगी राज के 8 साल बर्बाद या बेमिसाल। मूड मीटर की दूसरी स्टोरी में आपको बताएंगे कि ईद पर मुसलमानों को सौगाते मोदी में क्या क्या मिलेगा, और आखिर में आपको ये बताएंगे कि दिल्ली में 9,000 करोड़ रुपए में कैसे पूरी होगी यमुना की सौगंध। लेकिन शुरुआत योगी सरकार के 8 साल की उपलब्धियों के फैक्ट चेक के साथ। तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल पूरे हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है और पिछले 8 सालों को यूपी का स्वर्णिम काल बताया है। लेकिन विपक्ष योगी सरकार की उपलब्धियों को फर्जी करार दे रहा है। योगी अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं और अखिलेश यादव उपलब्धियों पर सवाल उठा रहे हैं और योगी राज को बेकार बता रहे हैं। तो आज हमने योगी सरकार के 8 साल वाले दावों का फैक्ट चेक तैयार किया है और योगी सरकार किस आधार पर यूपी को गुलजार गुलिस्ता बता रही है और विपक्ष क्यों योगी राज को यूपी को बर्बाद गुलिस्ता साबित करने में तुला हुआ है, यह सब आपको आंकड़ों के जरिए समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ को सुनिए, जिन्होंने अपनी 8 साल की उपलब्धियां आज विस्तार से गिनाई। उत्तर प्रदेश आज नंबर 2 की देश की अर्थव्यवस्था है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश देश की शीर्ष अर्थव्यवस्था बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होगा। 2016-17 में जिस उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर 19% से अधिक थी, आज वह घट करके मात्र 3% रह गई है। जो कृषि की दर थी उत्तर प्रदेश में, वह 2016-17 तक केवल 5% के आसपास थी। आज बढ़कर के 13.5% से अधिक हुई है। हम लोगों ने अब तक 8 लाख से अधिक भर्तियां, सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश के युवाओं को दी है। एमएसएमई सेक्टर में 2 करोड़ से अधिक युवा इनके साथ यहां पे या तो नौकरी या स्वतः रोजगार के साथ जुड़ा है। पिछले 8 वर्ष में 6 करोड़ से अधिक गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में मदद मिली है। आज मित्रों, आप गूगल में सर्च करिए, आपको पता लगेगा एक्सप्रेसवे कौन है, तो नाम आएगा उत्तर प्रदेश। 6 एक्सप्रेसवे वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित है। 11 पे हम कार्य कर रहे हैं, या तो निर्माणाधीन है या प्रस्तावित हैं, जिन पे नए वित्तीय वर्ष में काम प्रारंभ होने जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 16 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं और उनमें से 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बहुत शीघ्र प्रारंभ होने वाला है। तो यूपी में योगी आदित्यनाथ से पहले अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो जाहिर है कि योगी राज की तुलना अखिलेश यादव के समय से ही होगी और सीएम योगी ने यही किया है। सीएम योगी का दावा है कि अखिलेश सरकार के वक्त 2016 में यूपी की बेरोजगारी दर 18% थी, जो अब घटकर सिर्फ 3% रह गई और 2017 तक यूपी में सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज थे और 8 सालों में 80 मेडिकल कॉलेज नए बने। 2016 तक कृषि की विकास दर 5% के आसपास थी और आज कृषि की विकास दर 13.5% से ज्यादा है। तो आदित्यनाथ जो दावे कर रहे हैं वो हकीकत की जमीन से कितना मैच करते हैं, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप ये देखिए कि योगी सरकार के 8 साल पर समाजवादी पार्टी क्या कह रही है। तो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि 8 साल यूपी बर्बाद, सवाल ही सवाल। समाजवादी पार्टी ने तो योगी सरकार के 8 साल की एक तरीके से पूरी लिस्ट तैयार करके और सोशल मीडिया पर उसको पोस्ट कर दिया है। वीडियो और पोस्टर के जरिए समाजवादी पार्टी यह साबित करने में जुटी है कि योगी के राज में उत्तर प्रदेश सिर्फ बर्बाद हुआ है। योगी कह रहे हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था चाक चौबंद है, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि यूपी में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है।
योगी कह रहे हैं कि यूपी की अर्थव्यवस्था चमक रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी यूपी को भ्रष्टाचार में नंबर 1 बता रही है। अब आप जरा सुनिए कि अखिलेश यादव ने योगी सरकार के 8 साल पर क्या कहा और फिर आपको यूपी की ग्रोथ स्टोरी की फैक्चुअल रिपोर्ट दिखाएंगे। 8 साल की खुशियां क्या मनाना, जब उत्तर प्रदेश ही बर्बाद कर दिया उन्होंने। आंकड़े देखें और सरकार के आंकड़े, जो भारतीय जनता पार्टी के अपने विभाग के आंकड़े हैं, वो खुद आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं और बेटियां कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। सबसे ज्यादा साइबर फ्रॉड अगर कहीं हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। बेरोजगारी नंबर 1 पर है। किसान तबाह हो गया। जो लोग दावा कर रहे थे कि आय दोगुनी होगी, उन्होंने गरीबों किसानों की आय को खत्म कर दिया। तो अब विपक्ष है, सरकार के दावों पर भरोसा क्यों करेगा? लेकिन एक तरफ योगी सरकार के दावे हैं तो दूसरी तरफ उन दावों पर विपक्ष के सवाल हैं। विपक्ष सारे दावों को फर्जी बता रहा है, लेकिन योगी के दावों में कितना दम है, इसकी हमने एक फैक्चुअल रिपोर्ट तैयार की है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो सीएम योगी का दावा है कि उनके राज्य में उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और क्रेडिट लियोनिस सिक्योरिटीज एशिया का दावा है, या उसकी रिपोर्ट कहती है कि देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में हिस्सेदारी के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है और जिसकी हिस्सेदारी 9.2% है। पहले नंबर पर महाराष्ट्र है जिसकी देश के जीडीपी में हिस्सेदारी 15.7% है, तमिलनाडु 9.1, गुजरात 8.2 और पश्चिम बंगाल 7.5% हिस्सेदारी के साथ तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पे है। तो देश की जीडीपी में योगदान के मामले में यूपी दूसरे नंबर पे जरूर पहुंच गया है, लेकिन आबादी के हिसाब से मुकाम कोई बहुत बड़ा, बहुत खास नहीं कहा जाएगा। लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं है कि पिछले कुछ सालों में यूपी की ग्रोथ रेट में रफ्तार आई है और आज यूपी 11-12% की रफ्तार से बढ़ रहा है। लेकिन सीएम योगी यूपी को जो 2029 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देने का दावा कर रहे हैं, क्या यह संभव है? इस ग्रोथ रेट के साथ क्या यूपी 2029 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन पाएगा? अब आप देखिए, यूपी जीएसडीपी में अगर आप देखेंगे तो 2016-17 में उत्तर प्रदेश का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसको जीएसडीपी कह रहे हैं, वो 12,89,000 करोड़ रुपए था और 2023-24 में यानी कि करीब 10 साल से कम समय में वो लगभग 2 गुना होकर 25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुकी। तो यानी कि अगर देखा जाए तो 10 साल लगे उत्तर प्रदेश की जो जीएसडीपी है, जो उत्तर प्रदेश की जीडीपी है, उसको 2 गुना होने में। तो अब आप सोचिए कि क्या अगले 4 सालों में 85 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था यूपी बन पाएगा? अगर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की हम बात करते हैं तो क्या अगले 4 सालों में यह चमत्कार संभव है? 2029 तक $1 ट्रिलियन यानी कि करीब 85 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी बनाने में बहुत सारी चुनौतियां हैं। और जानकार ये कहते हैं कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए यूपी की जीएसडीपी ग्रोथ, उसका ग्रोथ रेट 30 से 32% सालाना होगी। आज के अगर हिसाब से देखें, 25 लाख करोड़ का जो बेस है, यहां से 85 लाख करोड़ पहुंचना है तो अगले 4 साल में तो 30 से 32% का ग्रोथ रेट हासिल करना होगा, जो कि कमोबेश इंपॉसिबल है, असंभव है। मौजूदा समय में यह विकास दर सिर्फ 11 से 12%। लेकिन सीएम योगी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के वादे पर कायम है। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा इस बारे में। उत्तर प्रदेश आज नंबर 2 की देश की अर्थव्यवस्था है। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी प्राप्त करने के लिए जो प्रयास डबल इंजन की सरकार ने प्रारंभ किए हैं, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश देश की शीर्ष अर्थव्यवस्था बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होगा। तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में वो हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बन सकता है। लेकिन $1 ट्रिलियन का जो आंकड़ा है या जो लक्ष्य है, वो भी बहुत दूर है और उसके लिए यूपी को एक तरीके से चमत्कारिक रूप से ग्रोथ रेट हासिल करने की जरूरत होगी। तो किसी भी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट बहुत सारी चीजों पर निर्भर करती है।
और अगर आप देखें तो सड़कें, हाईवे अर्थव्यवस्था की पहचान होती है, क्योंकि ये बुनियादी ढांचे के तौर पर आर्थिक विकास में एक बहुत अहम भूमिका निभाती है। और यह भी सच है कि आज भारत में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में इस समय 44 एक्सप्रेसवे चालू हैं, ओपन हैं, और इनमें से 6 एक्सप्रेसवे यूपी में हैं, और इन 6 एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 1900 किलोमीटर है, जो कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। और यूपी के ये 50 जिलों को कवर करते हैं। लेकिन 6 एक्सप्रेसवे अभी ऑपरेशनल हैं, लेकिन 11 पर और काम चल रहा है। और जब ये पूरा हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश, अकेले उत्तर प्रदेश में 17 एक्सप्रेसवे होंगे, जो कि जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा होगा हिंदुस्तान में। और उसी तरीके से जेवर एयरपोर्ट के चालू हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला अकेला राज्य होगा हिंदुस्तान में। और ये योगी सरकार के 8 सालों में हुआ, वरना पहले यूपी की सड़कों का हाल कौन नहीं जानता, जिसके बारे में कहा जाता था कि जहां गड्ढे शुरू हो जाएं, मान लो कि उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू हो गई। और आज यूपी की पहचान उसके एक्सप्रेसवे से भी होती है। तो देश हो या राज्य, उसकी तरक्की सिर्फ अर्थव्यवस्था के आधार पर तय नहीं की जा सकती। उस राज्य में रहने वाले लोगों की सुरक्षा कैसी है, सुरक्षा की भावना कैसी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और सीएम योगी आदित्यनाथ क्लेम करते हैं कि उनकी सरकार अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है, फिर चाहे वो माफिया के खिलाफ एक्शन हो या दंगाइयों से निपटने का तरीका। संभल हिंसा पर जिस तरीके से योगी सरकार ने एक्शन लिया, उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, मास्टरमाइंड पर शिकंजा कसा गया, उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। और योगी आदित्यनाथ के मॉडल को दूसरे राज्यों में एक तरीके से अप्लाई किया जा रहा है। और इसी का नतीजा है कि कभी दंगा प्रदेश के नाम से जाना जाने वाला उत्तर प्रदेश, आज योगी आदित्यनाथ ये दावा कर रहे हैं कि दंगा मुक्त प्रदेश। तो योगी की क्राइम कंट्रोल पॉलिसी का नतीजा भी देखिए जरा। 2017 में योगी सरकार बनने के बाद 28 दिसंबर 2024 तक अब तक कुल 217 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए। और योगी राज में 80,000 से ज्यादा अपराधियों को सजा दिलवाई गई। गैंगस्टर एक्ट में अब तक अपराधियों की 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियां जब्त की गई है। और प्रदेश के 68 माफिया और उनके गैंग मेंबर्स की 4,067 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। और इसके आधार पर योगी सरकार राज्य में अपराध कम होने का दावा करती है। हालांकि ये दावे एनसीआरबी के आंकड़ों से मैच नहीं करते। अगर आप वुमेन क्राइम का अगर आंकड़ा देखेंगे तो एनसीआरबी के मुताबिक 2022 में यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 65,743 केस हुए। और उस हिसाब से अगर देखें तो महिला अपराध के मामले में यूपी नंबर 1 है। इसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है, जहां 45,331 मामले, और तीसरे नंबर पर राजस्थान है, जहां की 45,058 मामले दर्ज किए गए। लेकिन इन आंकड़ों को आप सिर्फ संख्या के लिहाज से मत देखिए। यूपी की आबादी महाराष्ट्र की आबादी के 2 गुनी से भी ज्यादा है, और राजस्थान से तो 4 गुना से भी ज्यादा है। अगर उस लिहाज से यूपी के आंकड़े देखेंगे तो देश के बाकी राज्यों के मुकाबले ये बहुत बेहतर आंकड़े। हालांकि महिला सुरक्षा समेत जो योगी के दावे हैं उस पर कांग्रेस और जाहिर सी बात है सारी विपक्षी पार्टियां भरोसा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके पास अपने तर्क हैं। जरा सुनिए उनको। भ्रष्टाचार आसमान छू रहा है, रुपया पाताल में चला गया है, विकास पाताल में है और तमाम बुराइयां आसमान छू रही हैं। तो योगी सरकार के 8 साल में यूपी की पहचान तो बदली है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। फिर चाहे वो अर्थव्यवस्था हो या सामाजिक ताना बाना। आप देखिए कि योगी और मोदी की जोड़ी ने यूपी की ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करके पर्यटन के नए डेस्टिनेशन के रूप में उनको नई पहचान दी है। काशी विश्वनाथ हो या राम मंदिर, यूपी आज दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। और यूपी देश के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में शामिल हो गया है। 2024 में कुल 65 करोड़ पर्यटक यूपी में आए, और जिनमें विदेशी पर्यटकों की संख्या 22,70,000 थी। और आप देखिए कि जितने पर्यटक पूरे साल में आए 2024 में, उससे ज्यादा श्रद्धालु तो अकेले महाकुंभ में आ गए। महाकुंभ में 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तो है ही।
और महाकुंभ की वजह से यूपी के दूसरे धार्मिक स्थलों में भी पर्यटन की संख्या ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो यूपी की योगी सरकार के 8 सालों की बड़ी उपलब्धियां कोई अर्थव्यवस्था के मोर्चे तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका एक सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयाम भी है। और इस विकास की यात्रा को अगर समझना है तो आपको इसे उन संदर्भों में भी देखना चाहिए। तो देश का मूड मीटर में वक्त है अगली स्टोरी का, और आपको यह बताने का कि क्यों मोदी ने मुसलमानों को भेजी है एक खास सौगात, और इस मुद्दे पर क्यों हो रही है जबरदस्त पॉलिटिक्स। तो आज गूगल पर आप चाहे किसी भी भाषा में सौगात शब्द लिखेंगे तो गूगल खुद सजेस्ट करेगा सौगाते मोदी। यानी आज ये टॉपिक सौगाते मोदी इंटरनेट पर टॉप ट्रेंडिंग। सोशल मीडिया पर सौगाते मोदी की ही चर्चा हो रही है कि क्या वाकई में मोदी जी मुसलमानों को ईद पर स्पेशल गिफ्ट दे रहे हैं, और दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं। कई लोग ये भी जानने के लिए बेकरार हैं कि इस सौगात में, यानी कि इस सौगाते मोदी किट में क्या क्या है। आज जितनी भी बीजेपी की विरोधी पार्टियां हैं वो सब के सब बीजेपी को मुसलमान विरोधी बताकर ही अपनी राजनीति चमकाती है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी से लेकर ममता बनर्जी तक हर विरोधी नेता एक ही एजेंडा अपनाता है कि कैसे मोदी सरकार के फैसलों को मुसलमान विरोधी साबित किया जाए। और ऐसे में रमजान के मौके पर सौगाते मोदी किट सामने आ जाए तो विपक्षी पार्टियां तो घबराएंगी ही। असल में उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि इसका जवाब कैसे दिया जाए। आपको मोदी विरोधियों की छटपटाहट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी की इस खास गिफ्ट के बारे में जरा जान लीजिए। आज बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने यह दावा किया कि त्योहारी सीजन में देश के प्रधानमंत्री की तरफ से गरीब अल्पसंख्यकों के लिए एक स्पेशल गिफ्ट बनाया गया है। और पहले आप उनका बयान सुनिए और फिर आपको आगे की कहानी बताऊंगा। तो में अभी ईद का त्यौहार आने वाला है, अभी रमज़ान चल रहा है, अभी बैसाखी आएगी, अभी गुड फ्राइडे आएगा, भारतीय नव वर्ष भी आ रहा है। तो इन त्योहारों पे हमने तय किया है कि जब हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे कार्यकर्ता जाएंगे तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से एक किट देंगे जिसको हमने सौगाते मोदी कहा है। ईद आने वाला है तो उसके हिसाब से उसमें सवैयाँ होंगी, उसमें शक्कर होंगे, उसमें ड्राई फ्रूट्स होंगे, उसमें बेसन होगा, उसमें और दूध के पैकेट होंगे। ये सारी चीज़ें हम उसमें देने वाले हैं। उस प्रकार से बैसाखी में जो सामान लगते हैं, गुड फ्राइडे में जो सेलिब्रेशन में सामान लगते हैं, वो हम सामान उस प्रकार से देने वाले हैं। तो इधर सौगाते मोदी किट सामने आया और उधर विपक्ष ने एक सुर में कहना शुरू कर दिया कि मोदी की यह किट धोखा है, वोट पाने का एक नाकाम कोशिश है, वक्फ से ध्यान भटकाने की साजिश है। देखिए सौगाते मोदी पर कैसे कैसे रिएक्शन आ रहे हैं। तो आरजेडी के तेज प्रताप यादव बोल रहे हैं कि ये लोग मुसलमान विरोधी हैं, ये लोग कभी भी किसी के हितैषी नहीं हो सकते। आरजेडी से बिहार चुनाव से भी जोड़ रही है। कांग्रेस के मोहम्मद जावेद तो कह रहे हैं कि मोदी वक्फ वाले मुद्दे से लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए सब कर रहे हैं। और इमरान मसूद किट की जगह मुसलमानों के लिए शिक्षा और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वो दल है कि उसे अगर एक वोट भी मिलना हो कुछ करने से तो तुरंत परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। तो टीएमसी के कीर्ति आजाद तो सौगाते मोदी को मजाक बता रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी झूठ बोलने के अलावा कुछ करती नहीं। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो सौगाते मोदी का किट देखकर सारे विरोधी बौखलाए हुए, क्योंकि अब तक तो मुसलमानों वाली पिच पर बैटिंग करने की उन्हें आदत थी, लेकिन अचानक से उनकी पिच पर मोदी भी आ गए हैं और अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मुकाबला किया जाए तो कैसे किया जाए। तो मुसलमान वोट को अपना वोट बैंक मानने वाली विपक्षी पार्टियों की इस छटपटाहट की वजह भी समझिए। कुछ दिनों से देश के भीतर वक्फ बिल को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार ऐसा माहौल बना रही है कि जैसे मोदी सरकार ने यह बिल पास करा दिया तो मुसलमानों की सारी मस्जिदें, कब्रिस्तान सब कुछ छिन जाएगा और सब पर सरकार का कब्जा हो जाएगा। और इसी वक्फ बिल के खिलाफ हाल ही में जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, मरने मारने तक के नारे उछाले गए। वक्फ बिल के खिलाफ मौलानाओं की आवाजें उठी तो विपक्ष को पॉलिटिक्स का मूवमेंट अपनी तरफ जाता हुआ दिखा। लेकिन इसी बीच मोदी जी सौगात लेकर आ गए। अब बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जो 32,000 पदाधिकारी हैं राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर,
और जिला से लेकर मंडल स्तर पर उनमें से हर एक पदाधिकारी अब 100 मुस्लिम परिवारों को मोदी की किट सौंपेगा। तो 32 लाख मुसलमानों तक बीजेपी के पदाधिकारी न सिर्फ मोदी की सौगात लेकर पहुंचेंगे बल्कि मोदी का संदेश भी पहुंचाएंगे। और उस संदेश यह है कि मोदी न मुसलमानों के खिलाफ हैं और न ही वक्फ बिल से वो उनकी मस्जिदें छीनने जा रहे हैं। गिफ्ट वाली इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा देश भर में 3000 मस्जिदों के साथ भी संपर्क कर रही है। तो सोचिए कि वक्फ बिल को लेकर जिन मस्जिदों को खत्म करने का डर फैलाया जा रहा है वहां अब मोदी के दूत डायरेक्ट संपर्क कर रहे हैं। इसीलिए विपक्ष को चिंता खाई जा रही है कि वक्फ बिल को लेकर उन्होंने जो माहौल तैयार किया है वो कहीं ये किट खत्म न कर दे। सुनिए खुद दिल्ली के मुसलमान क्या कह रहे हैं जहां से इस मुहिम की शुरुआत हुई। बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है, मदद हो रही है, और क्या चाहिए। आपको क्या लगता है ये जो किट मिल रही है इससे कुछ ईद अच्छी जाएगी? हाँ हाँ बिल्कुल अच्छी जाएगी ईद इससे। हाँ ईद इससे अच्छी जाएगी और क्या। देखिए और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। जी कैसे हैं, क्या नाम है आपका? शाहीन। हैं? शाहीन। ये जो किट मिल रही है इसमें सेवइयां मिल रही हैं, दाल मिल रही है, चीनी मिल रही है, चावल मिल रहा है, कपड़ा भी मिल रहा है, तो ये किट से कुछ फायदा होगा? जी बहुत 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 फायदा है, बहुत फायदा, बहुत अच्छी ईद अच्छे से मना लेंगे जी। तो ये काम ठीक है सरकार का, बहुत अच्छा है, बीजेपी वालों का बहुत अच्छा है। बीजेपी का काम क्या नाम है? सवाना। ये काम ठीक है बीजेपी का? अच्छा है, है? अच्छा है, ऐसे करते रहना चाहिए। हाँ। है? क्या इनसे बात करते, क्या नाम आपका? नाम क्या है? रुखसाना। रुखसाना जी, ईद आ रही है, ईद के मौके पर ये बीजेपी वाले किट दे रहे हैं, इस पहल को कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छी बात है, हम पीएम जी का धन्यवाद मानते हैं। हम उम्मीद करते हैं हर साल ऐसे मिले, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास ईद मनाने के लिए सेवइयां चीनी नहीं होती। पीएम जी ने दे रहे हैं, अच्छी बात है, हम बहुत खुश हैं। सालमा। अच्छा, ये जो किट दे रहे हैं इससे आपको लगता है कि अच्छी पहल है? हाँ बहुत अच्छा है, बहुत। तो अब ये समझिए कि सौगाते मोदी की टाइमिंग को लेकर लालू की पार्टी आरजेडी क्यों सवाल खड़े कर रही है, क्यों इसे बिहार चुनाव से जोड़ रही है। तो बिहार में मुसलमान वोट है करीब 17% और यादव वोट है करीब 14%, और आरजेडी इन्हीं को मिलाकर एमवाई समीकरण बनाती है, यानी मुस्लिम यादव फैक्टर। मुस्लिम यादव वोट को एक साथ जोड़ करके ही आरजेडी बेहतर स्थिति में पहुंचती है, क्योंकि सिर्फ यादव वोट से काम नहीं चलने वाला और न अकेले मुस्लिम वोट से जीत मिलने वाली। लेकिन पेच यह है कि मुस्लिम वोट में जरा भी सेंध लगती है तो मामला गड़बड़ाने का खतरा रहता है, जैसा कई बार हो चुका है। 2020 विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने सबसे ज्यादा 17 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे, जीते सिर्फ 8। जबकि 2015 में चुनाव में आरजेडी ने 11 जो उम्मीदवार उतारे थे उनमें से 11 मुस्लिम विधायक जीत कर आए थे। और 2020 में खेल यह हुआ था कि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से 5 विधायक बने थे, यानी ओवैसी ने मुस्लिम वोटों में सेंधमारी कर दी। लेकिन सौगाते मोदी से आरजेडी की बड़ी टेंशन बढ़ रही है, उसकी वजह समझिए। तो दरअसल 2015 विधानसभा चुनाव में जब जेडीयू आरजेडी के साथ थी तो नीतीश की पार्टी के टिकट से भी 5 मुस्लिम विधायक बने थे, यानी मुसलमान नीतीश की पार्टी की तरफ भी वोट करते रहे। लेकिन 2020 में जब नीतीश बीजेपी के साथ आ गए तो जेडीयू से एक भी मुस्लिम विधायक नहीं बना, यानी कि जब जेडीयू बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो मुसलमान वोट उससे छिटक जाता है। लेकिन जब जेडीयू आरजेडी के साथ चुनाव लड़ती है तो उस समय सारा वोट, मुसलमानों का वोट एकजुट हो जाता है। तो अब आप ये समझिए कि बिहार में जो मुस्लिम वोटों का हिसाब है वो कैसे है। जरा एक बार आप चुनाव दर चुनाव अगर आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे, और उसके बाद आपको पता लगेगा कि इस ईदी को लेकर मोदी की जो सौगाते मोदी जिसको कहा जा रहा है उसको लेकर क्यों चिंतित है आरजेडी। तो आप देखिए कि साल 2010 में, वहां से शुरुआत करते हैं, जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें आरजेडी और एलजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, तो मुसलमानों का 32% जो है वो वोट उनकी तरफ गया था। और अगर आप देखेंगे 2010 में बिहार विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी और जेडीयू को सिर्फ 21% वोट मिले थे मुसलमानों के, यानी कि जब बीजेपी और जेडीयू जब पहली बार साथ मिलकर लड़े थे उस समय 21% वोट मुसलमानों का मिलना एक बड़ी बात थी। अब आइए साल 2015, यहां जब बिहार विधानसभा के दूसरे जब चुनाव की हम बात कर रहे हैं
तो आरजेडी और जेडीयू अब इस बार मिलकर लड़े थे और कांग्रेस भी उनके साथ थी, तो मुसलमानों का वोट एकदम से कंसोलिडेट हो गया उनके पक्ष में और 84% वोट उनको मिले थे 2015 के विधानसभा चुनाव में। 2020 के विधानसभा चुनाव का हाल जरा देखिए। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट इस बार मिलकर चुनाव लड़े, क्योंकि इस बार जेडीयू जो है वो बीजेपी के साथ मिलकर लड़ रही थी। तो आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट को 76% मुसलमानों के वोट मिले, लेकिन बीजेपी, जेडीयू और हम जो पार्टी थी जीतन राम मांझी की, ये तीनों पार्टियां मिलकर सिर्फ 5% वोट मुसलमानों का ले पाई। यानी कि बीजेपी और जेडीयू के साथ आने के बाद जेडीयू जब बीजेपी के साथ आ जाती है तो मुसलमान वोट छिटक जाता है। फिर भी 5% वोट भी फिर भी मिला था। ये इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में क्या हुआ? इंडी गठबंधन को 87% वोट मिले और एनडीए को 12% मिले, ये मुसलमानों के। तो आप सोचिए कि मुसलमानों के अगर 12% वोट अगर एनडीए को 2024 लोकसभा में भी मिल रहे हैं, यही 12% वोट की चिंता है आरजेडी को, क्योंकि उसे लगता है कि अगर ये वोट इस बार भी विधानसभा चुनाव में भी उसके साथ इंटैक्ट रहा, उसके साथ रहा, तो ऐसा ना हो कि मामला कुछ और हो जाए। और इसीलिए वो बार बार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके मुसलमान वोट को आरजेडी के साथ एकजुट किया जाए और जेडीयू के साथ जो 10-12% वोट रहता है उसको कैसे भी करके वहां से अलग किया जाए। और इसीलिए ये जो सौगाते मोदी की शुरुआत हुई है, इस नए इनिशिएटिव की, जो नया पहल किया है बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने, उसको लेकर के सारी पार्टियों में इतनी बेचैनी दिखाई दे रही है, खास करके बिहार में, जहां पर कि इस साल विधानसभा के चुनाव हैं। तो देश का मूड मीटर में अब आगे बढ़ते हैं और आगे दिखाते हैं कि कैसे 9,000 करोड़ रुपए से दिल्ली सरकार पूरा करने वाली है यमुना की सौगंध। तो इसी साल हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यमुना नदी के प्रदूषण को बड़ा मुद्दा बनाया था। दिल्ली की जनता ने बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जिताया, तो उसके पीछे एक बड़ी वजह बीजेपी की यमुना की सौगंध भी गिनाई गई, यानी दिल्ली में यमुना को साफ करने का वादा। खुद पीएम मोदी ने चुनावी नतीजे आने के बाद दिल्ली वासियों को भरोसा दिलाया कि यमुना को निर्मल बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। और आज दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अपनी सरकार का पहला बजट जब पेश किया तो उसमें पीएम मोदी के वादे की पूरी तस्वीर दिखाई दी। रेखा गुप्ता ने यमुना की सफाई का जो बजट है वो सबसे पहले गिनाया, बताया कि दिल्ली का 1 लाख करोड़ का बजट ऐतिहासिक है और इसमें 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान साफ पानी के लिए है, जबकि 500 करोड़ रुपए यमुना में गंदगी रोकने के लिए खर्च किए जाएंगे। रेखा गुप्ता ने बजट के ऐलान में क्या कहा, एक बार वो सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि यमुना की सफाई के लिए उनका ये पहला कदम कितना बड़ा है और कैसे यकीन दिलाने वाला है कि दिल्ली में यमुना के अच्छे दिन आने वाले हैं। इसके लिए हमने 500 करोड़ रुपए की लागत से 40 डिसेंट्रलाइज सीवेज प्लांट ताकि कोई भी गंदा नाला यमुना जी में ना गिरे। 40 करोड़ रुपए की लागत से मॉडर्न मशीनरी खरीदने के लिए भी बजट का प्रावधान किया है। और इसके अलावा दिल्ली के वाटर और सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ जोड़ने के लिए भारत की राजधानी दिल्ली में काम किया जाएगा। और भारत सरकार से इस मद में हमने 2,000 करोड़ की फाइनेंशियल असिस्टेंस मांगी है। तो आपने दिल्ली की सीएम को सुना, अब यमुना की सूरत और सीरत बदलने के लिए उनका बजट एक्शन प्लान भी समझिए। इस प्लान के तहत दिल्ली में यमुना में गिरने वाले नालों को टैप करके उनके सीवेज को ट्रीट किया जाएगा और इसके लिए 500 करोड़ की लागत से 40 नए सीवर प्लांट बनाए जाएंगे और इसमें से 38 एसटीपी के लिए जगह जमीन दिल्ली की सीएम पहले ही तय कर चुकी। बजट में दिल्ली में पहले से मौजूद 37 सीवेज प्लांट की क्षमता बढ़ाने का भी प्लान है और इसके लिए 40 करोड़ की लागत से मॉडर्न मशीनें खरीदी जाएंगी। पुराने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट को सुधारने के लिए बहुत बड़ी पहल की गई। इसके अलावा दिल्ली सरकार यमुना की सहायक साहिबी नदी को फिर से जिंदा करने की तैयारी में है, जो प्रदूषण के कारण नजफगढ़ में ड्रेन जैसा बन चुकी है, एक नाले का रूप ले चुकी है। यमुना में प्रदूषण का बड़ा कारण है नजफगढ़ ड्रेन और इसके लिए अलग से 200 करोड़ रुपए का बजट तय हुआ है। इसके अलावा हरियाणा से दिल्ली
जिस मुनक नहर से यमुना का पानी आता है उस नहर को पाइपलाइन में बदला जाएगा और इससे पानी की चोरी पर रोक लगेगी और इसके लिए 200 करोड़ रुपए का अलग से आवंटन किया गया है। तो यहां पर आपको दिल्ली चुनाव में यमुना पर हुई जबरदस्त सियासत की याद भी दिलाते चलता हूं। केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि बीजेपी के इशारे पर यमुना के पानी को जहरीला बनाया गया। चुनावी पंडित बताते हैं कि आम आदमी पार्टी को केजरीवाल का वो बयान थोड़ा भारी पड़ गया। बीजेपी जानती है कि दिल्ली में यमुना के कायाकल्प का वादा किया है तो उसे हर हाल में उसे निभाना होगा और इसके लिए दिसंबर 2026 की डेडलाइन भी पहले ही तय कर दी गई। और यही वजह है कि यमुना एक्शन प्लान को तेजी से और बड़े पैमाने पर अंजाम देने में रेखा गुप्ता की सरकार जुट गई। दिल्ली में यमुना की सफाई कितना बड़ा चैलेंज है वो भी जरा एक बार समझिए। और इसके लिए आपको दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की यमुना वाटर क्वालिटी रिपोर्ट आपको बताता हूं। और इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए 19 मार्च को दिल्ली में 8 जगहों से यमुना का वाटर सैंपल कलेक्ट किया गया था और इस रिपोर्ट में पता चला कि दिल्ली में यमुना का पानी तय मानक से 6400 गुना ज्यादा प्रदूषित है। आप सोचिए, जो तय मानक है उससे 6400 गुना ज्यादा पॉल्यूशन है। पानी की क्वालिटी खराब होने की वजह, जो बड़ी वजह है, वो गंदे नालों का जो पानी है वो बिना ट्रीटमेंट किया हुआ जो पानी यमुना में सीधे गिरता है वो यमुना के प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह बताई गई। दिसंबर 2024 में यमुना में फीकल कॉलीफॉर्म का लेवल 8.4 मिलियन यूनिट प्रति 100 ml था, 8.4 मिलियन यूनिट प्रति 100 ml, और जो फरवरी 2025 में बढ़कर सीधे 2 गुना हो गया, 16 मिलियन यूनिट प्रति 100 ml, प्रति 100 ml 16 मिलियन यूनिट, जो स्टैंडर्ड है। अभी आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही संगम में 25,000 यूनिट प्रति 100 ml होने पर बड़ा हंगामा मच गया था। और आप सोचिए कि उसके मुकाबले 16 मिलियन यानी कि 1,60,00,000 यूनिट प्रति 100 ml, ये कितना पॉल्यूटेड है यमुना का पानी, आप अंदाजा लगा लीजिए। तो यमुना में बीओडी यानी कि ऑक्सीजन डिमांड लेवल, जो कि अधिकतम 3 mg प्रति लीटर होना चाहिए, वो 6 mg प्रति लीटर और कई दूसरी जगहों पर 72 mg प्रति लीटर तक पहुंच गया है, जो कि 24 गुना ज्यादा है। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि यमुना को साफ करना कितनी बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती को अगर सही तरीके से अगर पूरा करना है तो इसके लिए अभी और बहुत एफर्ट लगाने की जरूरत है और बड़े पैमाने पर कोशिश किए जाने की जरूरत है। और जिस तरीके से मोदी और रेखा गुप्ता की सरकार यानी कि केंद्र और दिल्ली सरकार की प्रायोरिटी में यमुना की सफाई है, हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले सालों में हम यमुना को साफ सुथरा देखेंगे। तो आज देश का मूड मीटर में वक्त इतना ही था। मुझे दीजिए इजाजत।